आज का हमारा टॉपिक है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। ठीक है, चलिए हम इंट्रो देखते हैं। पहला फर्स्ट, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम इज ए सीवियर एंड ऑफ प्रेगनेंसी रिलेटेड नोजिया एंड वॉमिटिंग। जो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम है वो क्या है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें नोजिया एंड वॉमिटिंग की क्या है, सीवियर कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वाइल मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस जो होता है, अगर सुबह उठने पर क्या हो, वो नोजिया वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती है, वो मॉर्निंग सिकनेस है। ठीक है, वो क्या इफेक्ट होता है कि 80% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं इससे क्या होती हैं, इफेक्ट होती हैं मॉर्निंग सिकनेस से। ठीक है, और हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम इज अनकॉमन। अगर अनकॉमन है, ठीक है, तो रफली कितने लोगों को इफेक्ट करता है, 0.3 to 3.6% ऑफ प्रेगनेंसीज में क्या होता है, इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्या है, इट टिपिकली स्टार्ट अराउंड 5 to 6 वीक्स। ठीक है, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम जो होता है वो कब स्टार्ट होता है, अराउंड 5 to 6 वीक जो आते हैं प्रेगनेंसी गेस्टेशन के। ठीक है, तब ये स्टार्ट होता है और अपने पीक पे रहता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ठीक है, अपने पीक पे कब रहता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इफ अनट्रीटेड हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो वो क्या ग्रेटली बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है किसको, मैटरनल क्वालिटी ऑफ लाइफ को। ठीक है, जो मदर की क्वालिटी ऑफ लाइफ है उनको क्या करता है, बहुत ज्यादा मात्रा में इफेक्ट करना स्टार्ट करता है और कॉज करता है सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, किसमें, बोथ, किसमें, मदर एंड फीटस में। तो क्या करता है, सीरियस कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो कॉज करता है मदर में और बच्चे में। ठीक है, फीटस में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आपका डिफिनीशन। अब हम देखते हैं डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन में पहला है क्लिनिकल सिंड्रोम। क्लिनिकल सिंड्रोम में क्या है, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम इज क्लिनिकल डायग्नोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट सीवियर नोजिया एंड वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी। जो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम है वो प्रेगनेंसी का जो क्लिनिकल डायग्नोसिस कैरेक्टराइज है, मतलब इसका लक्षण क्या है, परसिस्टेंट मतलब लगातार, सीवियर क्या है, नोजिया एंड वोमिटिंग। अगर लगातार जो है सीवियर क्या है आपका नोजिया वोमिटिंग बना हुआ है तो वो क्या है, आपका हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डायग्नोस्टिक ट्रीट में अगर देखें क्लासिक क्राइटेरिया क्या है इसका चेक करने का। ठीक है, अगर जो आपका प्री प्रेगनेंसी वेट, यानी कि अगर आप जब प्रेग्नेंट हुई है उससे पहले, जब प्रेगनेंसी से पहले अगर आपका 50 kg वेट है तो उसमें क्या हो, आपका वेट जो है 5% क्या हो जाए, लॉस हो जाए। ठीक है, 5% जो है वो वेट आपका क्या हो जाए, लॉस हो जाए। किसकी वजह से, इस वोमिटिंग की वजह से। ठीक है, सीवियर वोमिटिंग की वजह से। तो क्या ये आपका ये क्लासिक क्राइटेरिया है। ठीक है, इसको चेक करने के लिए इसमें क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है मदर की बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट क्या, टाइमिंग क्या है, ऑनसेट यूजुअली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जो आपका हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम है वो अधिक हमेशा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर वो वोमिटिंग जो है स्टार्ट हो कब, 10 से 11 जो है वीक के बाद अगर स्टार्ट हो रही है और साथ ही साथ उसमें क्या हो रहा है, पेन हो रहा है और ब्लीडिंग। ठीक है, पेन, दर्द भी हो रहा है और क्या है, ब्लीडिंग भी हो रही है, तो वो क्या होगा, किसी और कॉज का वो सिग्निफिकेंट मतलब वो जरिया है, कंपाउंड बाय सिग्निफिकेंट मतलब किसी और डिजीज को दर्शा रहा होता है। जैसे एग्जांपल मान सकते हैं हम लोग आपका गॉल ब्लैडर डिजीज। गॉल ब्लैडर डिजीज या अपेंडिसाइटिस। ठीक है, अपेंडिसाइटिस, ये दो डिजीज हो सकती हैं अगर 10 से 11 वीक के बाद अगर किसी प्रकार वोमिटिंग हो रही है। ठीक है, क्योंकि होती है ऐसी, यूजुअली होता नहीं है, इसलिए अगर 10 से 11 वीक के बाद अगर वोमिटिंग स्टार्ट हो रहा है फीमेल के अंदर और साथ ही साथ पेन भी हो रहा है और ब्लीडिंग भी हो रही है, तो हो सकता है कि कोई और डिजीज जो है बॉडी में, मदर की बॉडी में कॉज हो रही हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपका गॉल ब्लैडर डिजीज है और अपेंडिसाइटिस है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कॉजेस। हमारा नेक्स्ट है कॉज। ठीक है, कॉज में क्या है, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। हम जानते हैं ये 8 से 12 दिन के अंदर क्या होने लगता है, ये बॉडी में रिलीज होने लगता है और यूरिन में प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो वोमिटिंग सेंटर है, वोमिटिंग सेंटर एंड TSH, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं, स्टिमुलेट जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वोमिटिंग सेंटर को पोस्ट्रेमा
एक्सट्रेमा कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है वोमिटिंग सेंटर में से इमेटिक सेंटर, इमेटिक पाथवे जो है, इमेटिक पाथवे और टीएसएच की वजह से थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 जो होते हैं वो हमारे सीक्रेट होने लगते हैं और इमेटिक पाथवे जो होता है स्टिमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से नोजिया एंड वोमिटिंग जो होता है वो कॉज करता है। ठीक है, हमारा क्या वोमिटिंग सेंटर्स और टीएसएच जो होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से इमेटिक पाथवे और थायराइड हार्मोन जो होते हैं बॉडी में रिलीज होते हैं। इमेटिक पाथवे जो होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से नोजिया एंड वोमिटिंग जो होता है वो कॉज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं हमारी स्मूथ मसल्स को क्या कर देते हैं रिलैक्स कर देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं। कौन सी गट और लोअर इसोफेजियल स्पिंचर। ठीक है, लोअर इसोफेजियल स्पिंचर। ठीक है, लोअर इसोफेजियल स्पिंचर को क्या करते हैं ये रिलैक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जैसे मान लीजिए ये आपका यहाँ पर लोअर इसोफेजियल स्पिंचर था। ठीक है, जब ये रिलैक्स हो गया तो रिलैक्स होने की वजह से क्या होगा जो यहाँ पर गैस्ट्रिक कंटेंट होगा वो क्या होगा यहाँ से बैक फ्लो होगा। ठीक है, जिसे GERD कहते हैं। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स डिजीज कहते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से सबस्टांस जो होगा वो क्या होगा बैक फ्लो होगा और इसोफेगस को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, इस क्या होगा ये जो इसकी स्मूथ मसल्स के रिलैक्स होने की वजह से हो रहा है। ठीक है, और लोअर ये आपका जो गट है वो भी अगर गट मसल्स जो होंगी वो रिलैक्स हो जाएंगी तो क्या होगा डिलेड डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग। इसको अगर जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग होगा वो क्या होगा डिलेड होगा, जो कि गैस्ट्रिक सबस्टांस हैं वो क्या होंगे बहुत देर में एम्पटिंग होंगे। ठीक है, बाहर निकलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन में क्या होगा सॉरी पहला है इंक्रीज प्लेसेंटल मास। इंक्रीज प्लेसेंटल मास में क्या होगा जैसे मान लीजिए ट्विन प्रेगनेंसी हो गई हो, मान लीजिए यहां पर क्या हो गया हो ट्विन प्रेगनेंसी। और मोलर प्रेगनेंसी। ठीक है, मान लीजिए अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो ट्विन यहाँ पर दो प्लेसेंटा भी होंगे, दो प्लेसेंटा होंगे तो एससीजी भी क्या होगा बॉडी में अधिक से अधिक मात्रा में क्या होगा बॉडी में रिलीज होगा, जिसकी वजह से यही आपका वोमिटिंग सेंटर्स और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होंगे वो स्टिमुलेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इमेटिक पाथवे और थायराइड हार्मोन्स जो होंगे वो ओवर मात्रा में रिलीज होंगे और नोजिया वोमिटिंग जो होगा वो कॉज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन में क्या होगा GDF5 GDF15। यहां पर अगर मैं देखूं ठीक है GDF15 जो है वो फीटस हार्मोन है। ठीक है, फीटस हार्मोन है। और नेक्स्ट क्या है आपका IGF-BP। ठीक है, IGF-BP ये क्या है ये जीन है। ठीक है, ये जो दो है ये न्यू रिसर्च जो है उसमें GDF15 जो फीटल हार्मोन है, IGF-BP जो है वो जीन है, ये क्या कर रहे हैं ये रेगुलेट करते हैं किसको नोजिया एंड वोमिटिंग को क्या करते हैं स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है साइकोलॉजिकल फैक्टर साइकोफिजियोलॉजिकल फैक्टर। साइकोफिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या है आपका हार्मोनल चेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या हार्मोनल चेंजेस के अलावा नेक्स्ट माइग्रेन। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। हार्मोनल चेंजेस में अब मान लीजिए आपका ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन और HCG जो है ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स है, ये क्या हो रहा है एक्सेसिव मात्रा में बॉडी में बढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से नोजिया वोमिटिंग जो है वो कॉज कर रहा है। ठीक है, माइग्रेन है जो ये आपके फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उसकी वजह से
जो दिक्कत हो रही है उसकी वजह से नोजिया वोमिटिंग हो रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल चेंजेस। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल चेंजेस जो है, यहाँ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल चेंजेस में, ये यहाँ पर वर्क करता है। वो क्या करता है, जो हमारी गट होती है, गट की स्मूथ मसल्स, जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की स्मूथ मसल्स क्या कर देता है, पूरी तरीके से रिलैक्स कर देता है। जैसे ही रिलैक्स करता है तो क्या होता है, डिलेड इम्पटिंग होती है गैस्ट्रिक, ठीक है, जिसकी वजह से जो कंटेंट है, गैस्ट्रिक कंटेंट है, वो देर से डिलेड मात्रा में इम्पटिंग होता है हमारे बॉडी से, जिसकी वजह से GERD जो है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ठीक है, जो बैक फ्लो होता है, ठीक है, उसकी वजह से जो यहाँ GERD, यहाँ सबस्टांसेस हैं, जो स्टमक सबस्टांस है, यहाँ पर फूड है, वो इसोफेगस से जाता है और यहाँ पर मानते हैं HCl होता है, तो वो HCl जो होता है वो हमारे इसोफेगस को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स में पहला साइन है आपका परसिस्टेंट नोजिया। परसिस्टेंट नोजिया ऐसा क्यों होता है, ये प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से। प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से ऐसा होता है। आपका HCG जो है, ठीक है, और एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो गट मोटिलिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, और आपका जो इसोफेजियल स्फिंक्टर है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, वो भी क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से जो डिलेड इम्पटिंग होता है, गैस्ट्रिक इम्पटिंग, जिसकी वजह से नोजिया वोमिटिंग जो होती है वो कॉज करती है, ठीक है। वोमिटिंग नेक्स्ट क्या है, वोमिटिंग नेक्स्ट में, वोमिटिंग में क्या होता है कि जैसे अगर 3 से 3 टाइम्स से ज्यादा हो अगर वोमिटिंग, और फोर्सफुली हो रही हो, ठीक है, और परसिस्टेंट हो, और उसमें बाइल अगर आ रहा है, ठीक है, बाइल जूस आ रहा है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या हो रहा है, वो हमारे इस हार्मोनल की वजह से हमारा गट मोटिलिटी जो है वो क्या हो रही है, रिलैक्स हो जा रही है, जिसकी वजह से जो बाइल है जो वो, और ये वोमिटिंग है जो 3 टाइम से ज़्यादा मात्रा में हो रही है, वो फोर्सफुली हो रही है, ठीक है, और लगातार हो रही है, उसकी वजह से क्या होगा, हमारा इसोफेगस जो होगा क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसोफेगस अगर डैमेज हो जाएगा तो हमें क्या होगा, पेन, ठीक है, और क्या हो जाएगा, अब ब्लड इन वोमिटिंग, हेमेटेमेसिस जिसे कहते हैं, हेमेटेमेसिस, ठीक है, ये ऐसी कंडीशनें जो होंगी वो कॉज हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इनएबिलिटी टू टॉलरेट ओरल इनटेक, ठीक है, अगर हमारा जो इसोफेगस है वो डैमेज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हम प्रॉपर मात्रा में फूड जो है वो इनटेक नहीं कर पाएंगे। जब फूड इनटेक नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, बॉडी में स्टारवेशन शुरू हो जाएगा, मेटाबॉलिक स्टारवेशन। मेटाबॉलिक स्टारवेशन अगर स्टार्ट होता है तो क्या होता है, फैट एंड प्रोटीन जो होते हैं वो टूटने लगता है, ठीक है, ग्लाइको नियोजीनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोनियोजेनोलाइसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस ऐसी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो यहाँ पर क्या हो जाती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से किसी नए सबस्टांस से बॉडी में एनर्जी क्या होने लगती है, बनने लगती है, ठीक है, उसके मेटाबॉलिक स्टारवेशन अगर होता है तो, ठीक है, और हम अगर फूड इंटेक नहीं करते हैं, स्टमक एम्प्टी रहता है, तो ऐसा चीजें स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर मेटाबॉलिक स्टारवेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी का वेट जो होता है, प्री प्रेगनेंसी स्टेज जो होता है, मतलब अगर हम 50 केजी की फीमेल रही होगी, ठीक है, तो उसमें जो 5% जो वेट है वो क्या होगा, 5% से अधिक वेट जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा,
ठीक है, किसकी वजह से? मेटाबॉलिक स्टार्वेशन की वजह से, और खाना पीना अगर प्रॉपर मात्रा में फीमेल नहीं ले पा रही है तो, ठीक है, किसकी वजह से? इसोफेजियल डैमेज की वजह से, ठीक है, नोजिया वोमिटिंग की वजह से। नेक्स्ट क्या है? डिहाइड्रेशन। अगर बॉडी में ज़्यादा मात्रा में अगर ये फोर्सफुली और परसिस्टेंट नोजिया वोमिटिंग हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा? बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है। डिहाइड्रेशन होगा तो क्या होगा? आपकी बॉडी में वाइटल साइन जो होंगे वो क्या होंगे? डिस्टरबेंस हो जाएंगे। वाइटल साइन जो होंगे वो डिस्टरबेंस हो जाएंगे, जैसे टैकीकार्डिया हो जाएगा। टैकीकार्डिया क्यों होगा? जब बॉडी में फ्लूइड की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो जो हार्ट होगा वो कंपनसेट करेगा। हार्ट जो होगा वो कंपनसेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो कंपनसेट कर नहीं सकता क्योंकि बॉडी में फ्लूइड की मात्रा कम है। जब यहाँ कंपनसेट करने की कोशिश करेगा और वो नहीं होगा तो यहाँ टैकीकार्डिया हो जाएगा, ठीक है। हार्ट जो है अधिक से अधिक मात्रा में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर टैकीकार्डिया होगा। हार्ट रेट जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और हाइपोटेंशन हो जाएगा, क्योंकि जब हार्ट में जब यहाँ पर फ्लूइड की मात्रा बॉडी में कम है तो क्या होगा? बीपी जो होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड वॉल्यूम कम है और जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर फ्लूइड की मात्रा जैसे डाउन होगी तो बीपी जो होगा वो आपका क्या होगा? वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। और डिहाइड्रेशन की वजह से क्या हो जाएगा? संकन आईज हो जाएंगे, ठीक है। संकन आईज हो जाएंगे, मतलब आंख जो होगी वो धंस जाएगी। स्किन टर्गर जो होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? स्किन टर्गर हो जाएंगे, ठीक है। और थ्रस्ट बढ़ेगा। थ्रस्ट मतलब प्यास ज्यादा मात्रा में लगेगी, ठीक है, ये चीजें होंगी। नेक्स्ट क्या है आपका? इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस, अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है और वोमिटिंग ज्यादा मात्रा में हो रहा है तो हमारे बॉडी से हाइपोकैलेमिया और हाइपोनेट्रीमिया होने के चांस रहेंगे, क्योंकि बॉडी में क्या होगा? सोडियम और पोटेशियम का लेवल जो होगा वो क्या हो जाएगा? डिसबैलेंस हो जाएगा। सोडियम और पोटेशियम का लेवल जो होगा वो डिसबैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से हेडेक, ठीक है, फटीग, ठीक है, हेडेक फटीग होने के चांस रहेंगे, ठीक है। क्या होगा? हेडेक क्यों होगा? शरीर में सोडियम और पोटेशियम का लेवल जैसे ही डाउन होगा तो जो ब्रेन की सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी? संकीर्ण हो जाएंगी, ठीक है। जैसे ही संकीर्ण होंगी तो यहाँ पर क्या होगा? हेडेक होने लगेगा, दर्द होने लगेगा, ठीक है। और क्या होगा? इनकी वजह से यहाँ पर ब्लड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पर O2 की मात्रा भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। O2 की मात्रा भी कम होगी, तब भी हेडेक होने के चांस रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है फटीग। फटीग क्यों होगा? यहाँ माल न्यूट्रिशन जो है, माल न्यूट्रिशन, जैसे अगर हम ज्यादा फूड नहीं ले पा रहे हैं, जब फूड नहीं ले पा रहे हैं तो हमारी सेल्स जो होंगी वो एटीपी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही होंगी, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा। एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारी सेल्स जो होंगी वो क्या हो जाएंगी? फटीग महसूस करेंगी। और हमारा अगर ब्रेन को प्रॉपर मात्रा में O2 और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, प्रॉपर मात्रा में ब्रेन को O2 और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ब्रेन में क्या हो जाएगा? ब्रेन भी क्या? थकान और चक्कर महसूस होने लगेगा, चक्कर आने लगेगा, ठीक है, पेशेंट को। नेक्स्ट क्या है? कीटोन यूरिया और कीटोनीमिया। जब बॉडी में मेटाबॉलिक स्टार्वेशन जब चालू होता है उसकी वजह से फैट और प्रोटीन जो होते हैं वो टूटते हैं, ठीक है। जब फैट का डाइजेशन एब्जॉर्ब मेटाबॉलिज्म होता है फैट का, तब क्या होता है? कीटोन बॉडीज जो होती हैं वो प्रोडक्शन होता है, कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन होता है। उसकी वजह से कीटोन जो है वो यूरिया में, हमारे यूरिन में और ब्लड में क्या हो जाता है? प्रेजेंट होने लगता है, ठीक है। तो कीटोन यूरिया और कीटोनीमिया, ठीक है, ब्लड में कीटोन बॉडीज की मात्रा बढ़ जाती है और यूरिया में भी कीटोन की मात्रा आने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या? हेडेक एंड फटीग। हेडेक एंड फटीग आपको बताया कि ब्रेन सेल्स जो है जिसमें अगर आपको हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम पोटेशियम की लेवल जो होगा वो डिस्टर्बेंस होगा, O2 की मात्रा कम हो जाएगी, यानी ब्लड वहाँ प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुँच रहा होगा, जिसके वजह से ऑक्सीजन वहाँ पर डाउन हो जाएगा। और फटीग जो है वहाँ पर O2 और न्यूट्रिशन की प्रॉपर मात्रा हमारे बॉडी में नहीं प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से फटीग और हेडेक होने के चांस रहेंगे। अब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस ऐसे कॉज होगा जैसे वोमिटिंग हो रहा है, तो वोमिटिंग के दौरान क्या होता है?
जैसे कि स्टमक है, स्टमक में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, HCl। HCl क्या है आपका एसिड, ठीक है। एसिड अगर क्या कहते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, गड हो रहा है, यहाँ पर बैक रिफ्लेक्स हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है HCl जो है वो वोमिटिंग के थ्रू बाहर आ जा रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से बॉडी में एसिड की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। जब एसिड की मात्रा कम हो रही है तो यहाँ पर बेस मीडियम जो है, बेसिक मीडियम जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बॉडी जो है वो एल्कलोसिस की तरफ जाएगी, इसीलिए यहाँ पर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाता है बॉडी में, ठीक है। ये आपके कहते हैं साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है, किसके, हाइपरएमएस ग्रेविडेरियम के। अब हम नेक्स्ट देते हैं डायग्नोसिस। नेक्स्ट है हमारा डायग्नोसिस, ठीक है। हम डायग्नोसिस देखेंगे, पहला क्या है, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन हम इसलिए करेंगे क्योंकि हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरियम जो है वो जेनेटिक भी है, यानी कि मदर से क्या है बच्चे में क्या ट्रांसफर होती है, इसलिए इसे हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। या फिर उससे पहले जैसे अगर कई बार प्रेग्नेंट हो चुकी हो तो क्या पास्ट जो प्रेगनेंसी है उसमें भी कहीं अगर उसको नोजिया वोमिटिंग फील हुआ हो तो हम इसलिए हिस्ट्री कलेक्शन यहाँ पर हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस हम इसलिए करेंगे क्योंकि क्या हो रहा था, बॉडी जो फैट का डाइजेशन, फैट हमारा टूट रहा था बॉडी से, प्रोटीन हमारे बॉडी से टूट रहा था, तो क्या हो रहा था, हमारे कीटोन यूरिया जो है बॉडी में बढ़ रहे थे, ठीक है। कीटोन यूरिया, अगर यूरिन में कीटोन बॉडीज अगर आ रहे हैं तो बॉडी में स्टार्वेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, ये हमें इससे पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट एंड मेटाबॉलिक पैनल्स। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, अगर हम जान रहे हैं कि नोजिया वोमिटिंग हमें हो रहा है तो हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हम चेक करेंगे। उसमें क्या है, सोडियम पोटेशियम क्या है, हम चेक करेंगे कि बॉडी में सोडियम पोटेशियम का जो है बैलेंस है कि नहीं है। और मेटाबॉलिक पैनल्स, मेटाबॉलिक पैनल्स में क्या है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड में नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो चेक करेंगे। एजोटीमिया अगर बॉडी में ये है इसको चेक करेंगे। नेक्स्ट क्या है, क्रिएटिनिन लेवल अगर बॉडी में बढ़ रहा है तो वो हम चेक करेंगे बॉडी में, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वाइटल साइन चेकअप। वाइटल साइन चेकअप हम इसलिए करेंगे क्योंकि वोमिटिंग हो रहा था, वोमिटिंग नोजिया की वजह से बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रहा था, फ्लूइड लॉस होने की वजह से टैकीकार्डिया हो रहा था, डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशनें कॉज हो रही थी, इसलिए हम क्या करेंगे, वाइटल साइन यहाँ पर हम चेकअप करेंगे, ठीक है, कि फीवर तो नहीं है, ठीक है, या पेन हम इसलिए यहाँ पर चेक करेंगे क्योंकि जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जब रिलैक्स कर रहा था, जिसकी वजह से HCl जो था वो कहाँ इसोफेगस में आ रहा था, उसकी वजह से क्या हो रहा था, वहां पर डैमेज हो रहा था इसोफेगस, उसकी वजह से पेन हो रहा था, इसलिए हम यहाँ पर पेन भी चेक करेंगे। हमारे वाइटल साइंस में 5 होते हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर, ठीक है, और टेम्परेचर आपका, और ये पेन, नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेशन और आपका SpO2, ठीक है। तो उसमें पेन भी है, पेन को चेक करने के लिए हम वॉन्ग बेकर पेन स्केल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है फिर हमारा CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट चेक करेंगे। कंप्लीट ब्लड काउंट इसलिए चेक करेंगे क्योंकि जब हमारा शरीर से वोमिटिंग हो रहा था और यहाँ पर हमारा जो इसोफेगस है वो डैमेज हो रहा था, तो हो सकता है कि वोमिटिंग के साथ ब्लड भी आ रहा हो, जिससे कि यहाँ पर एनीमिया हो सकता है, ठीक है, एनीमिया की कंडीशन आ सकती है, इसलिए हम CBC भी करते हैं। और हेमेटोक्रिट की मात्रा जो है उसको चेक करने के लिए भी हम CBC को यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, लीवर एंजाइम्स एंड पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, ठीक है। अगर बॉडी में स्टार्वेशन की प्रक्रिया चल रही है और कीटोन यूरिया और हमारे बॉडी में फैट का डाइजेशन एंड फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म अगर स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि लीवर एंजाइम्स और पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जो है वो बॉडी में कुछ हद तक बढ़ सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर लीवर एंजाइम टेस्ट भी करेंगे और पैंक्रियाटिक एंजाइम का। जैसे यहाँ पर लीवर एंजाइम जो है आपका SGOT, ठीक है, SGPT, ठीक है, ये सब हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थायराइड फंक्शन। आपको पता है जब बॉडी हमें हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरियम में क्या हो रहा था कि HCG जब हार्मोन बढ़ रहा था तो वो क्या कर रहा था, हमारे हेमेटिक पाथवे को स्टिमुलेट कर रहा था, साथ ही साथ हमारे TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी स्टिमुलेट कर रहा था, जिसकी वजह से थायराइड फंक्शन क्या हो रहे थे, वो बढ़ रहे थे, जिससे T3 एंड T4 जो थे
वो बॉडी में क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। इसलिए हम थायराइड फंक्शन टेस्ट भी यहाँ पर करेंगे, जिससे ये पता हो जाएगा कि आपके बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, कितनी मात्रा में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, USG अल्ट्रासोनोग्राफी हम कर लेंगे। अल्ट्रासोनोग्राफी इसलिए करेंगे कि ट्विन प्रेगनेंसी तो नहीं है, या फिर स्नो स्टॉर्म साइन जो है वो तो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये सब हम चेक करने के लिए हम अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं। ठीक है, MRI कर सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज, CT स्कैन हम कह सकते हैं। अब PUQE प्रेगनेंसी यूनिक क्वांटिफिकेशन एनालिसिस, ये टेस्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम ये चेक कर सकते हैं कि कितनी मात्रा में बॉडी में जो वोमिटिंग है, नोजिया वोमिटिंग की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो उसका फोर्स कितनी फोर्सफुली से आ रहा है, वो सब हम क्या कर सकते हैं इसमें प्रेगनेंसी यूनिक क्वांटिफिकेशन एनालिसिस में हम ये सब चेक कर सकते हैं। तो इतने प्रकार के डायग्नोसिस थे। अब हमारा पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी में देखते हैं कि करके इसमें क्या था कि हमने जो कॉजेस पढ़े, जो हमने साइन सिम्टम पढ़े, वो सब कैसे एक एक करके हम पैथोफिजियोलॉजी के रूप में सारी चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं अर्ली प्रेगनेंसी हार्मोनल सर्ज। हार्मोनल सर्ज मतलब जो हमने पढ़ा था कि HCG जो है वो 8 से 10 जो दिन है उसके बाद 14 दिन के बाद जैसे हमारे बॉडी में क्या HCG का हार्मोन जो होता है वो क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो वो क्या करता है आपके हमारे बॉडी में जो हमारे जो वोमिटिंग सेंटर्स हैं, जैसे ये वोमिटिक सेंटर हुआ और हमारा जो TSH था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स था। ठीक है, TSH और उसमें जो वो क्या कर रहा था, हमारे स्टिमुलेट कर दे रहा था, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड जो थी वो भी स्टिमुलेट हो रही थी और T3 और T4 को क्या कर रही थी, रिलीज कर रही थी। ठीक है, और साथ ही साथ क्या हो रहा था, हमारा इमेटिक जो पाथवे था इसको भी स्टिमुलेट कर दे रही थी, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में नोजिया एंड वोमिटिंग जो हो रहा था वो हो रहा था। ठीक है, तो पहला पैथोफिजियोलॉजी ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, स्टारवेशन मेटाबॉलिज्म। स्टारवेशन मेटाबॉलिज्म ये है कि जब भी बॉडी में किसी प्रकार का जब बॉडी में फूड जो है वो नहीं पहुंच रहा होगा, स्टमक में जब वो फूड नहीं पहुंच रहा होगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी जो होती है वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म को स्टार्ट कर देती है। ठीक है, हमें एनर्जी चाहिए ही चाहिए, तो वो क्या करती है, हमारे बॉडी में जो फैट है और प्रोटीन है इसको क्या करती है, तोड़ना शुरू कर देती है। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोनियोजेनोलाइसिस प्रक्रिया के तहत इसको क्या करने लगती है, किसी नए चीज से तोड़ने लगती है। और नया चीज क्या है, हमारा फैट और प्रोटीन। जब उससे वो तोड़ती है तो हमारे बॉडी में कीटोन बॉडीज जो होती हैं वो उत्पन्न होने लगती हैं, जैसे कीटोन यूरिया था, कीटोनीमिया था, ऐसी कंडीशनें जो होती हैं वो स्टार्ट होने लगती हैं। लेकिन अगर जब मान लीजिए फूड नहीं पहुंचता है तो यही जब बॉडी ये इसको तोड़ने लगती है तो हमारे बॉडी में से फैट और मसल्स मास जो होता है वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टारवेशन। ठीक है, तो ये दूसरा पैथोफिजियोलॉजी हो गया। नेक्स्ट क्या है, सेंट्रल पेरिफेरल इफेक्ट। सेंट्रल पेरिफेरल इफेक्ट क्या था कि जो हमारे हार्मोन्स थे, ठीक है, जैसे ये HCG था। ठीक है, HCG के बाद हमने पढ़ा था एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, 2 हार्मोन और पढ़े थे। वो क्या कर रहे थे, हमारी जो स्मूथ मसल्स थी उसको क्या कर दे रहे थे, रिलैक्स कर दे रहे थे। ठीक है, कहाँ की, गट की और आपके लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की। ठीक है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स और हमारे गट यानी इंटेस्टाइन की। ठीक है, क्या कर स्मूथ मसल्स को क्या कर दे रहे थे, रिलैक्स कर दे रहे थे, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक इम्पटिंग जो डिले हो रहा था। गैस्ट्रिक डिलेड इम्पटिंग हो रहा था और इसकी वजह से क्या हो रहा था, GERD डिजीज फॉर्म कर रही थी हमारे बॉडी में, GERD। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स डिजीज, जिसे हम लोग नॉर्मली हर्ट बर्न कहते हैं। हर्ट बर्न तो नहीं होता लेकिन वो इसोफेगस जो होता है वो HCl वजह से जल रहा होता है। ठीक है, वही हर्ट बर्न कहलाता है। यहाँ पर जो है इसको डिजीज है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स डिजीज, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंट्रल पेरिफेरल इफेक्ट। ठीक है, इसका पैथोफिजियोलॉजी ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, जेनेटिक फीटल फैक्टर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैंने बताया था GDF15 एंड IGF-BP7। GDF15 जो था वो फीटस हार्मोन था और जो IGF-BP जो था वो एक जीन था, मैटरनल जीन था, जो क्या कर रहा था, जो हमारे
नोजिया वोमिटिंग को क्या कर रहा था, इफेक्ट कर रहा था। तो ये GDF15 जो है ये फीटस की ओर से जो हार्मोन रिलीज होता है वो क्या करता है, हमारे इमेटिक पाथवे, इस इमेटिक पाथवे को क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, सिग्नल देता है। ठीक है, ठीक है, जो इमेटिक सिग्नल्स हैं वो प्रोवाइड करता है किसको, इमेटिक पाथवे को स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से नोजिया वोमिटिंग जो होती है वो कॉज करती है। और ये जो जीन होता है इसकी वजह से नोजिया वोमिटिंग जो होती है वो कॉज करती है। ठीक है, ये पैथोफिजियोलॉजी हो गया। नेक्स्ट क्या है, परसिस्टेंट वोमिटिंग। परसिस्टेंट वोमिटिंग बताया था, फोर्सफुली वोमिटिंग जो बताया था। ठीक है, जिसकी क्या हो रहा था, इन्हीं सब जो हार्मोन्स थे हमारे HCG और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इसकी वजह से हमारे जो स्मूथ मसल्स थे वो रिलैक्स हो जा रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ परसिस्टेंट वोमिटिंग हो रहा था। ठीक है, इस परसिस्टेंट वोमिटिंग की वजह से हमारे बॉडी में क्या हो रहा था, डिहाइड्रेशन जैसी चीजें हो रही थी। ठीक है, डिहाइड्रेशन हो रहा था, एसिड बेस बैलेंस इम्बैलेंस हो रहा था। ठीक है, ये सब चीजें हो रही थी। ठीक है, ये पैथोफिजियोलॉजी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं डिहाइड्रेशन एंड हीमो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन एंड हीमो कॉन्सेंट्रेशन में देखते हैं क्या होता है। जैसे ही अगर बॉडी में अधिक से अधिक मात्रा में हमारा ये वोमिटिंग अगर हो रहा है तो हमारे शरीर से क्या हो रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहा है। फ्लूइड लॉस होने की वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन जैसी प्रक्रिया स्टार्ट होती है, और डिहाइड्रेशन जब होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, सभी चीजों का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर फ्लूइड वॉल्यूम क्या होता है, वो डिक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से। ठीक है, तो एक डिहाइड्रेशन ये है, सनकेन आइज हो जाती है, स्किन कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, ये थर्स्ट बढ़ने लगता है, प्यास आने लगती है। ठीक है, ये सब चीजें जो होती वो आती हैं। तो ये एक पैथोफिजियोलॉजी है। इसमें है हीमो कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जो हमारा जो ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन लेवल है, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। इसकी वजह से ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, हीमेटोक्रिट जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, क्रिएटिनिन लेवल जो है वो बॉडी में इंक्रीज हो रहा है। उसकी वजह से बॉडी में टैकीकार्डिया और हाइपोटेंशन जैसी चीजें जो है वो बॉडी में हो रही हैं। और वो ऐसा क्यों हो रहा है, हाइपोवोलेमिया की वजह से। बॉडी में जो फ्लूइड की कमी है, मतलब ब्लड की जो कमी है हमारे उसमें, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, टैकीकार्डिया और हाइपोटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या था आपका, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस डिस्टर्बेंस। जब बॉडी में वोमिटिंग हो रहा है तो जितनी ईच एमएसिस, जितनी बार भी आप वोमिटिंग होती है बॉडी में, उतनी बार बॉडी से हाइपोकैलेमिया, मतलब हमारे बॉडी से जो आपका पोटेशियम है वो बॉडी से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। ठीक है, अगर जब बॉडी से पोटेशियम रिलीज हो जाता है तो जैसे जैसे फ्लूइड की कमी होती है वैसे वैसे बॉडी में सोडियम की मात्रा भी क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, और साथ ही साथ जब जितनी बार एमएसिस होता है उतनी बार हमारे H पॉजिटिव, मतलब H प्रोटॉन जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं बॉडी से। यहाँ से बॉडी से वोमिटिंग के साथ वो क्या होता है, निकल जाते हैं, क्योंकि HCl बॉडी से क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस जो है, ये H प्रोटॉन्स जो है वो क्या होंगे, निकल जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में क्या होता है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस नाम की डिजीज जो होती है वो कॉज कर जाती है। इसलिए कॉज कर जाती है क्योंकि H प्रोटॉन जो है, हाइड्रोजन प्रोटॉन्स है, वो क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं, जिससे एसिड की मात्रा जो होती है बॉडी में कम हो जाती है और बेसिक मीडियम जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सिस्टमिक कॉन्सिक्वेंसेस। सिस्टमिक कॉन्सिक्वेंसेस मतलब हमारे जैसे डिहाइड्रेशन हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है। तो पहले देख लेते हैं विटामिन। ठीक है, विटामिन B1 की कमी हो जाती है, जैसे जैसे वोमिटिंग होता है वहां से क्या होता है, विटामिन B1 की कमी हो जाती है। विटामिन B1 की कमी से बॉडी में वर्निक्स इंसेफेलोपैथी जो होता है वो कॉज कर जाता है। ठीक है, वर्निक्स इंसेफेलोपैथी जो होता है वो बॉडी में कॉज कर जाता है, और प्लेसेंटल परफ्यूजन नाम की डिजीज जो होती है वो कॉज कर सकती है, और बच्चे में जो है डेवलपमेंट डिले कर सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है, डेवलपमेंटल डिले। ठीक है, डेवलपमेंटल डिले कर सकती है। ये आपकी पैथोफिजियोलॉजी थी। ठीक है, हर एक कॉज, हर एक साइन सिम्टम्स की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे मैनेजमेंट। अब हमारा नेक्स्ट है मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट में भी हम क्या पढ़ेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक
ठीक है। क्या पढ़ेंगे? नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। पहला क्या है? असेस एंड मॉनिटर। हम क्या क्या असेस करेंगे, क्या क्या मॉनिटर करेंगे? पहला क्या है? वाइटल साइंस, ठीक है। वाइटल्स जितने भी हैं हमारे, क्या है? बीपी आपका, फिर SpO2, टेम्परेचर, ठीक है, और आपका पेन और आपका रेस्पिरेशन, ठीक है। ये सब हम सारी चीजें जो होंगे वाइटल्स में हम पूरा प्रॉपर चेक करेंगे, क्योंकि जो इसोफेजियल इंजरी हो रही थी गर्ड की वजह से, ठीक है, उसकी वजह से पेन भी हो रहा होगा, इसलिए हम चेक करेंगे। SpO2 क्योंकि एनीमिया हो रहा था, ठीक है, न्यूट्रिशनल कमी की वजह से, ठीक है, एनीमिया की वजह से ब्लड और O2 डिक्रीज हो सकता है, इसलिए SpO2 चेक करेंगे, ठीक है। बीपी हम इसलिए चेक करेंगे क्योंकि हाइपोवोलेमिया हो रहा था, आपके फ्लूइड की कमी हो रही थी बॉडी में, ठीक है, इसकी वजह से। रेस्पिरेशन रेट भी क्या हो रहा है? कम हो सकता है, ठीक है। टेम्परेचर भी डाउन, फीवर भी आ सकता है, इसलिए हम इसका वाइटल्स चेक करेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड करेंगे इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, क्यों करेंगे? क्योंकि क्या हो रहा है? नोजिया एंड वोमिटिंग कॉज हो रहा है। वोमिटिंग क्या हो रहा है? बॉडी से फ्लूइड की मात्रा जो हो रही है बहुत ज्यादा मात्रा में लॉस हो रहा है, इसीलिए हम इनटेक एंड आउटपुट चार्ट को क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डेली वेट। डेली वेट करेंगे, जिससे कि क्योंकि क्या हो रहा था कि वजन जो हो रहा था वो कम हो रहा था पेशेंट का, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे डेली वेट करेंगे, जिससे पता लगता रहे कि पेशेंट का कितना वजन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डिहाइड्रेशन साइन। जितने भी, क्योंकि हमारे शरीर से फ्लूइड लॉस हो रहा था तो बॉडी क्या हो रहा है? डिहाइड्रेट हो रही थी। डिहाइड्रेट होने की वजह से डिहाइड्रेशन जो साइन है, ठीक है, संकेन आइज है, स्किन ट्रगर है, ये सब चीजें जो है वो हम साइन क्या करेंगे? इसमें चेक करेंगे। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस। अगर डिहाइड्रेशन हो रहा था तो डिहाइड्रेशन की वजह से क्या हो रहा था? सोडियम एंड पोटेशियम का क्या हो रहा था? इम्बैलेंस हो रहा था। तो ऐसी चीजें होने पर क्या होता है? हेडेक, फटीग, डिजीनेस, ये सब चीजें जो हो रही थी वो कॉज कर रही थी, इसलिए हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो होगा, डिस्टरबेंस, वो भी हम यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है, और उसको मॉनिटर करते रहेंगे। नेक्स्ट क्या है? सपोर्ट हाइड्रेशन। सपोर्ट हाइड्रेशन मतलब जो ये डिहाइड्रेशन हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, ठीक है, इसकी वजह से बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे? सपोर्ट हाइड्रेशन। पेशेंट को हाइड्रेट करेंगे। हाइड्रेट करने के लिए क्या करेंगे? इंकरेज स्मॉल फ्रीक्वेंट सिप ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है, उसको कहेंगे, इंकरेज करेंगे जल्दी जल्दी जितना हो सके सिप फ्लूइड पिए, ठीक है, पानी पिए या फिर कोई भी ऐसी फ्लूइड्स जो है, स्मूदीज है, ठीक है, फ्रूट स्मूदीज है, वो पिए, ठीक है। क्या पिए? फ्रूट स्मूदीज है, ठीक है, वाटर है, ये सब क्या हो? ये पिए, ठीक है, इससे क्या होगा? फ्लूइड की कमी पूरी होगी। नेक्स्ट क्या है? ORS प्रोवाइड करेंगे, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है, ये प्रोवाइड करेंगे क्योंकि हमारे बॉडी में सोडियम पोटेशियम की भी कमी हो रही थी, इसलिए हम ORS का प्रोवाइड कर सकते हैं। और IV फ्लूइड थेरेपी, ठीक है, अगर ज्यादा मात्रा में डिहाइड्रेशन हो गया हो और हमें तुरंत इसका मेंटेन करना हो हाइड्रेशन, तो हम IV फ्लूइड थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल सलाइन है या रिंगल लैक्टेट, ठीक है, डेक्स्ट्रोज, ऐसे सलाइंस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? ओरल एंड स्किन केयर। ओरल एंड स्किन केयर क्यों करेंगे? क्योंकि इसकी वजह हम जब वोमिटिंग हो रहा है उसकी वजह से जो HCl जो है वो बाहर आ रहा था, HCl के बाहर आने से आपका इसोफेगस क्या हो रही थी? इसोफेगस इंजरी हो रही थी, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें यहाँ पर ओरल एंड स्किन केयर करना था। और HCl जब बाहर आ रहा था तो हमारे जो टीथ हैं उनमें भी डैमेज हो सकता है, इसलिए उसको भी प्रिवेंट करना है हमें। इसलिए हम क्या करते हैं? आफ्टर वोमिटिंग क्या करेंगे? प्रिवेंट म्यूकोसल इरिटेशन। म्यूकोसल इरिटेशन से बचने के लिए हम चीजें करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ब्रशिंग कर सकते हैं एंड रिंजिंग विद बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, ठीक है, गरारा जिसे कहते हैं, मतलब ऐसे मुंह पानी बेकिंग सोडा जो है सॉल्यूशन डाल के गरारा करके बाहर थूक देना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? यूज मॉइस्चराइजर्स, ठीक है, मॉइस्चराइजर्स का यूज करेंगे, अपने स्किन पे भी यूज करेंगे और लिप पर भी करेंगे, ठीक है, जिससे कि क्रैकल्स ना हो और उसकी वजह से, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है चिलियोसिस, ठीक है, तो लिप बाम है और मॉइस्चराइजर स्किन पे भी, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन की वजह से स्किन की जो तरगत है वो क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। स्किन की जो नॉर्मली क्षमता है वो क्या हो रही है? वो कम हो जा रही है, इसमें क्रैकल्स आ सकते हैं, क्रैक हो सकती है, इसलिए हम मॉइस्चराइजर का भी इस्तेमाल करेंगे, जिससे प्रिवेंट करेंगे स्किन को,
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट। न्यूट्रिशनल सपोर्ट में क्या करेंगे, ऑफर ड्राई स्नैक्स, जो भी जितने भी ड्राई स्नैक्स है जैसे चिप्स है, पापड़ है, ठीक है, आपका टोस्ट है, ठीक है, टोस्ट है, ठीक है, ये सब हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ऑफर ड्राई स्नैक्स, जितनी जल्दी हो ड्राई स्नैक्स का ऑफर करेंगे, ठीक है। स्मेली फूड हम दूर रखेंगे, ठीक है। स्मेली फूड जो है जितने भी हम उसको अवॉइड करेंगे। ये क्या कर सकता है, नोजिया एंड वोमिटिंग क्या कॉज कर सकता है, इसलिए जितने भी स्मेली फूड्स हैं उनको हम अलग रखेंगे। हमको क्या करेंगे, ऑफर ड्राई स्नैक्स प्रोवाइड करेंगे, प्रोटीन रिच ड्रिंक प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। प्रोटीन रिच ड्रिंक प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमारे बॉडी में इसकी नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी, ठीक है, नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी। एंड विटामिन B1, ठीक है, क्योंकि जब वोमिटिंग हो रहा था, वोमिटिंग की वजह से क्या हो रहा है, विटामिन B1 की, थायमीन की क्या हो रही थी, कमी हो जा रही थी, इसलिए विटामिन B1 का सप्लीमेंट भी हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। किसी डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन के साथ हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी IV डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन के साथ हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, विटामिन B1 का सप्लीमेंट, ठीक है, थायमीन को। नेक्स्ट क्या है, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करेंगे, एंटी इमेटिक्स प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ क्या करेंगे, हम यहाँ पर उसके साइड इफेक्ट को मॉनिटर करते रहेंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार के एंटी इमेटिक के साइड इफेक्ट के इसको अगर मान लीजिए साइड इफेक्ट आता है तो उसको हम मॉनिटर करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एजुकेशन एंड इमोशनल सपोर्ट, ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हो सकता है पेशेंट को एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी कंडीशन कॉज हो रही हो, ठीक है, हम उसमें काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे और फैमिली को भी इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, फैमिली को भी इसकी जानकारी देंगे और इसको अपर जो भी जितने भी आपने हॉस्पिटल्स हैं उनमें भेजेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मल्टीडिसिप्लिनरी कोऑर्डिनेशन। मल्टीडिसिप्लिनरी कोऑर्डिनेशन में क्या होगा कि जो भी वर्क हम जो भी करने वाले हैं, जो भी हम करेंगे, ठीक है, वो हम हेल्थ केयर टीम के साथ मिलकर करेंगे, ठीक है, सबके साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, ठीक है। ये आपका था नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। पहला असेस एंड मॉनिटर, वाइटल साइंस का जो जितना भी है सारा रिपोर्ट सब करना है, ठीक है, सारा मेंटेन करना है, ठीक है। रिकॉर्ड इनटेक आउटपुट चार्ट, जो भी इनटेक आउटपुट चार्ट है वो भी मेंटेन करना है। डेली वेट में करना है, डिहाइड्रेशन साइंस को भी ध्यान रखना है, ठीक है, और उनको मेंटेन करना है। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस हो रहा है उसको भी हमें चेक करना है, ठीक है, किसी प्रकार का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सपोर्ट हाइड्रेशन, इनकरेज स्मॉल फ्रीक्वेंट सिप ऑफ फ्लूइड, छोटे क्या है, स्मॉल मात्रा में फ्लूइड को हम सिप करके पीना है, ठीक है, जैसे अब क्या है, वाटर है, फ्रूट स्मूदीज है, ठीक है। ORS का इस्तेमाल करना है, IV फ्लूइड थेरेपी प्रोवाइड करनी है। ओरल एंड स्किन केयर में आफ्टर वोमिटिंग एंड प्रिवेंट म्यूकोसल इरिटेशन से बचाने के लिए हमें चीज़ें करनी, जैसे ब्रशिंग, रिंजिंग, ठीक है, यूज मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने हैं और ऑफर ड्राई स्नैक्स करने हैं, प्रोटीन रिच ड्रिंक है, विटामिन B1 सप्लीमेंट है IV डेक्स्ट्रोज के साथ, ठीक है। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है, एंटी इमेटिक्स है, साइड इफेक्ट को मॉनिटर करते रहना है। एजुकेशन एंड इमोशनल सपोर्ट है, एंजाइटी और डिप्रेशन से बचाने के लिए हमें पेशेंट को करना है, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीडिसिप्लिनरी कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, वर्क विद हेल्थ केयर टीम मेंबर, जो भी हेल्थ केयर टीम मेंबर है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके हम काम करना है, ठीक है, पेशेंट को जितना फायदा हो सके उतना फायदा हो, ठीक है। ये आपका नर्सिंग मैनेजमेंट था। अब हम लोग पढ़ेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। हमारा क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, एज पर गाइडलाइन किसके थ्रू है, ACOG और ACNM, ठीक है। ACOG का फुल फॉर्म है अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट और ACNM का फुल फॉर्म है अमेरिकन कॉलेज ऑफ नर्स मिडवाइफ्स। इनके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम ड्रग देखते हैं। पहली क्या है, फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी इस्तेमाल करते हैं हम, ओरल पैराडॉक्सिन B6, जिसे विटामिन B6 होता है पैराडॉक्सिन, कितना 10 से 25 mg, ठीक है, और उसके साथ प्लस डॉक्सिलामाइन, ठीक है, 10 से 20 mg, ठीक है। FDA अप्रूव्ड है ये ड्रग, ठीक है, इसके फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये अप्रूव्ड दवा है,
ठीक है, उसको हम फर्स्ट लाइन ड्रग हम इस्तेमाल करते हैं किसमें, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम में। ठीक है, सेकेंड लाइन आपकी ड्रग है, ठीक है, एंटी इमेटिक्स और एंटी हिस्टामाइन्स ड्रग है। इसमें क्या है, डाइमेनहाइड्रेट, ठीक है, 25 से 50 mg और डाइफेनहाइड्रामाइन, ठीक है, 25 से 50 mg। ठीक है, और क्या इस्तेमाल करते हैं, डोपामाइन एंटागोनिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कौन सा, मेटाक्लोप्रामाइड, ठीक है, 5 से 10 mg। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन का इस्तेमाल करते हैं 16 mg आईवी या फिर ओरली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आईवी थेरेपी का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल करते हैं, कितना, 20 ml पर kg के हिसाब से हम इसमें चलाते हैं। ठीक है, डेक्सट्रोज का इस्तेमाल करते हैं B1 के साथ, अगर शरीर में थायमिन की कमी है तभी हम डेक्सट्रोज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और हम इस्तेमाल करते हैं RL, RL का इस्तेमाल करते हैं रिंगर लैक्टेट। ठीक है, ये किसकी कमी पूरा करने के लिए, आपकी सोडियम एंड पोटेशियम की कमी पूरा करने के लिए। ठीक है, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम की कमी को पूरा करने के लिए हम रिंगर लैक्टेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशनल सपोर्ट। ठीक है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे क्योंकि फूड की कमी भी हो रही है, तो वहीं पे हम क्या करेंगे, ड्राई फूड जैसे कि आपका टोस्ट है, ठीक है, चिप्स है, ठीक है, आइस चिप्स है, ठीक है, आइस चिप्स, ठीक है, नॉर्मली चिप्स, ठीक है, और आपका टोस्ट, ठीक है, ये सब चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और जिंजर टी, ठीक है, गार्लिक का इस्तेमाल करना यहाँ पर बहुत ही बेस्ट होता है। ठीक है, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम में, ठीक है, जो बहुत फायदा पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस। ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन में पहला है यहाँ मैटरनल कॉम्प्लिकेशन है और फीटल कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, पहला देखते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की वजह से क्या हो सकता है कि किडनी डैमेज हो जाएगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन की वजह से आपका यहाँ पर किडनी डैमेज हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है आपका, किडनी डैमेज के साथ साथ डिहाइड्रेशन में यहाँ पे हाइपोटेंशन। ठीक है, और प्लेसेंटल परफ्यूजन। ठीक है, ये सब कंडीशन है क्या हो सकती है, डिहाइड्रेशन की वजह से आ सकती है, सब कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आपको हम बताया था, जिसमें सोडियम पोटेशियम की क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रहा है, सोडियम पोटेशियम डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, फटीग हो रहा था। ठीक है, हेडेक हो रहा था। ठीक है, क्या है, सेरिब्रल वैसो सेरेब्रल वैसोकॉन्स्ट्रक्शन जैसे चीजें जो है वो कॉज हो जाएंगी, जिसकी वजह से फटीग, हेडेक, ये सब चीजें होने लगेंगी। और सोडियम पोटेशियम की कमी हो जाएगी बॉडी में, तो सेल्स जो होंगे वो श्रिंकन होने लगेंगे, सिकुड़ने लगेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से पेन भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, थायमिन डिफिशियंसी। ठीक है, विटामिन जो आपकी B1 है उसकी क्या हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए। थायमिन डिफिशियंसी हो जाने की वजह से क्या हो रहा था, वर्निक्स इंसेफेलोपैथी। वर्निक्स इंसेफेलोपैथी की वजह से, ठीक है, काम क्या हो रहा था, कंफ्यूजन, एडेक्सिया। ठीक है, कंफ्यूजन और एडेक्सिया जैसी कंडीशनें हो सकती हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो सकता है, ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपकी GI इंजरी। GI इंजरी में हमें बताया था इसोफेजियल इंजरी।
ठीक है, ईसोफेजियल इंजरी हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में आपका क्या हो सकता है, विटामिन के, आयरन, फॉलिक एसिड की कमी हो सकती है। विटामिन के, आयरन, फॉलिक एसिड की कमी होगी तो यहाँ पर क्या हो सकता है, एनीमिया, बॉडी में खून की कमी हो सकती है। खून की कमी होगी तो O2 ऑक्सीजन डिमांड जो होगा वो घट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थ्रोम्बोसिस, ठीक है, थ्रोम्बोसिस होने के चांस रहेंगे तो हम यहाँ पर हिपेरिन का इस्तेमाल करेंगे जिससे यहाँ पे थ्रोम्बोसिस ना हो, ठीक है। लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन का इस्तेमाल करेंगे। अगर थ्रोम्बोसिस होता है तो हमें यहाँ पर क्या बीमारी हो सकती है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस जैसी कंडीशनें आ सकती हैं। और साइकोसोशल जो है, साइकोसोशल में आपका क्या हो सकता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है। एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी कंडीशनें जो होगी वो मैटरनल कॉज ये हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन ये सब हो सकते हैं, किडनी डैमेज, प्लेसेंटल परफ्यूजन, हाइपोटेंशन, सोडियम पोटेशियम डिसबैलेंस, ठीक है, फटीग, पेन, हेडक, सेरिब्रल परफ्यूजन, सेरिब्रल वैसोकंस्ट्रक्शन में ही हेडक आपका और फटीग ये सब चीजें आएगा। विटामिन थायमिन डिफिशियंसी, थायमिन डिफिशियंसी के वर्निक्स इंसेफेलोपैथी हो सकता है जिसमें कंफ्यूजन, एटेक्सिया जैसी कंडीशनें आ सकती हैं, या ब्रेन डैमेज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जीआई इंजरी। जीआई इंजरी में ईसोफेजियल इंजरी हो सकती है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में विटामिन के डिफिशियंसी हो सकता है, आयरन डिफिशियंसी हो सकती है, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी हो सकती है जिसकी वजह से बॉडी में एनीमिया जैसी कंडीशन हो सकती है। एनीमिया हो जाए, खून की कमी होगी तो बॉडी में O2 की डिमांड भी कम हो जाएगी, O2 की डिमांड भी गिर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गिरेगी नहीं मतलब O2 की जो है वो कम हो जाएगा, O2, ठीक है, ऑक्सीजन जो है बॉडी में कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस में क्या है, हिपेरिन हम देते हैं यहाँ पर, लो मॉलिक्यूलर वेट देते हैं हिपेरिन जिससे कि थ्रोम्बोसिस जैसी कंडीशन को बचाया जा सके। लेकिन अगर यहाँ पर थ्रोम्बोसिस हो रहा है तो क्या हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस नाम की डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, साइकोसोशल। साइकोसोशल में एंजाइटी एंड डिप्रेशन जैसी कंडीशनें आ सकती हैं, ठीक है। ये मैटरनल कॉम्प्लिकेशन थे। नेक्स्ट है फीटल कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। तो फीटल की ग्रोथ होगी वो क्या हो सकती है, रुक सकती है, ठीक है, उसमें फीटल की ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है, जो बच्चा जो है प्री टर्म बर्थ मतलब समय से पहले जो बच्चा है वो डिलीवर हो जाएगा। और समय से पहले अगर बच्चा डिलीवर होता है तो उसका वेट जो होगा वो अपने नॉर्मल वेट से कम रहेगा, ठीक है। नॉर्मल वेट जो होता है वो 2.5 kg से ऊपर होता है तो उससे बच्चा क्या होता है, वो कम होगा, तो वो लो बर्थ वेट बेबी कहलाता है, ठीक है। प्री टर्म बर्थ जो होता है वो अगर 37 वीक से पहले हो जाए तो वो कहलाता है प्री टर्म बर्थ कहलाता है, मतलब समय से पहले ही बच्चे का जन्म हो जाना, ठीक है। और फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन मतलब जो बच्चे की ग्रोथ है, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट, बॉडी का डेवलपमेंट, ये सब जो है वो सब क्या हो सकता है, रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, उसमें गिर सकता है, ठीक है, आपका जो ग्रोथ है। ये आपके कॉम्प्लिकेशन थे, ठीक है, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन और ये फीटल कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। थैंक यू।